आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति हमने कल पढ़ ली। आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। जैसे हमने कल पढ़ा था वैसे ठीक आगे बढ़ते हुए आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे आज। तो विधायी शक्तियों में देखिए पहला पॉइंट, राष्ट्रपति, पी का मतलब आप राष्ट्रपति समझे, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये अभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है, संसद में रहकर कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, वो बात करेंगे। तो देखो पहली बात तो इसमें हम एक बिंदु लगाएंगे, या एक हो गया तो हमारी दूसरी बिंदु लगाएंगे। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना। ये बात हमारे अनुच्छेद लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और उसको समाप्ति करवाता है, मतलब सत्रावसान भी करवाता है। सत्र बुलाने का मतलब तो सत्र शुरू हो रहा है, और सत्रावसान का मतलब होता है उसको समाप्ति करना। तो सत्रावसान भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब जब हमने ये बताया कि सत्र, संसद के सत्र 3 होते हैं, सीधा सा बात करें तो अपन लोग संसद के सत्र 3 होते हैं। एक होता है बजट सत्र, बजटकालीन सत्र एक तरह से, फिर एक होता है बजटकालीन सत्र के बाद में मानसूनकालीन सत्र बोल सकते हैं अपन, और फिर शीतकालीन सत्र। तो हम क्रम से ही बात करें, अगला आता है मानसून सत्र, उससे अगला आता है शीतकालीन सत्र, और ये तीनों सत्र हैं, ये हमारे संविधान के 85 में उल्लेख है। बजटकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सत्र बुलाने का काम हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो करता है। और ये सत्र कहाँ बुलाए जाते हैं? हमारी पार्लियामेंट में, संसद में बुलाए जाते हैं। बुलाना, आहूत करना, बुलाना और उसको सत्रावसान करना, समाप्त करने का काम भी हमारे राष्ट्रपति का है। ये विधायी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति ये कार्य करता है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखेंगे, जब भी नए चुनाव होते हैं, कोई भी सरकार भी, मान लो चुनाव होंगे, नए चुनाव, नए चुनाव होने के बाद नई सरकार गठित होती है, गठन होना, सरकार का गठन होना, नई सरकार का गठन होता है। और जैसे गठन होता है तो नई सरकार में वो नई सरकार पहले अपनी कार्यवाही शुरू करे, इससे पहले उसी सरकार में, इस नई सरकार में जो राष्ट्रपति होता है वो भाषण देता है। भाषण देता है, और इसी भाषण को हम बोलते हैं, भाषण देता कौन है? राष्ट्रपति। इसी भाषण को हम बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण, और ये हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 87 में, कि जब भी नए चुनाव होते हैं, पहले वाली सरकार का पतन हो जाता है, समाप्त हो जाती है, कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद नए चुनाव होते हैं, और नए चुनाव होने के बाद नई सरकार का गठन होता है। तो नई सरकार अपनी कार्यवाही शुरू करती है, इससे पहले सदन में, संसद के अंदर राष्ट्रपति अपना भाषण देता है, और उसी भाषण को हम एक नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण। और ये राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 87 में, हमारे 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख कर रखा है। ये भी हमारी विधायी शक्तियों के तहत ही वो कर रहा है। और क्या कर सकता है? संसद की बैठक बुला सकता है, संसद की बैठक बुलाना उसका काम है, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। और इससे भी बड़े, इससे भी अच्छा पॉइंट आगे देखेंगे यहाँ पे। तो जब भी दोनों सदनों में
संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। मतभेद किसके लिए? किसी भी विधेयक को लेकर मतभेद हो, तो मतभेद का समाधान करने के लिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाना, संयुक्त बैठक बुलाना, जब भी कोई साधारण विधेयक हो उसके ऊपर संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, एक है राज्यसभा। इनमें उस प्रस्ताव को लेकर, साधारण प्रस्ताव को लेकर, विधेयक को लेकर कोई मतभेद, मान लीजिए पारित कर रही है, नहीं कर रही है, या ये पारित करने के बाद ये जिसको सलाह राज्यसभा लोकसभा में कुछ सलाह दे रही है इसको सुधार करने के लिए नहीं मान रही, इसका मतलब दोनों में क्या हो गया? डिबेट, मतभेद हो गया। इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक जगह बुलाता है, एक जगह बैठाता है, समस्या सुनता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य भी कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाना, ये लिख रखा है राष्ट्रपति। और ये संयुक्त बैठक बुलाने का काम तो कर रहा है राष्ट्रपति, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। लेकिन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बैठक बुलाने का काम कर रहा है राष्ट्रपति, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है संयुक्त बैठक की, बल्कि इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, बैठक और कोई बुला रहा है, बैठक की अध्यक्षता और कोई कर रहा है, बैठक बुलाने का काम कर रहा है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन बैठक की जो अध्यक्षता की जा रही है वो और कोई कर रहा है। और कौन कर रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य भी राष्ट्रपति कर रहे हैं। इनके अलावा हम आगे और देखें तो एक बार रिपीट कर लो कि संसद का सत्र बुलाना, फिर सत्रावसान करना। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। ये हमारे संविधान के 85 में, अनुच्छेद 85 में उनका उल्लेख कर रखा है। अगला कार्य, नए चुनाव होने के बाद, नई सरकार गठित हो जाने के बाद वो अपनी कार्यवाही संचालन करे। इससे पहले राष्ट्रपति इस सदन में, संसद में अपना भाषण देता है और उसी भाषण को हम बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण का उल्लेख हमारे संविधान के 87 में, अनुच्छेद 87 में लिखा रखा है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण या विशेष भाषण कब देता है? जब नई सरकार का गठन हो, नए चुनाव होने के बाद नई सरकार का गठन होता है, उसके बाद देता है राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण। इसके साथ में एक लाइन और यही जोड़ दूं, प्रत्येक वर्ष जब नया सत्र शुरू होता है, नया सत्र शुरू होना, प्रत्येक वर्ष जब नया सत्र शुरू होता है उस समय भी, यानी बजट सत्र, प्रत्येक वर्ष देखोगे तो हमेशा नया सत्र बजट सत्र शुरू हो रहा है। क्योंकि देखिए, बजट सत्र, मानसून, शीतकालीन, बजट सत्र शुरू होता है। तो ये सत्र शुरू होता है, इसमें भी पहले भाषण राष्ट्रपति ही देता है। लेकिन ये राष्ट्रपति का विशेष भाषण हो सकता है, लेकिन अभिभाषण नहीं होगा, ये याद रख लेना। तो प्रत्येक वर्ष सदन की कार्यवाही शुरू करते ही इस समय राष्ट्रपति अपना भाषण देता है। जैसे प्रत्येक वर्ष नया सत्र शुरू होता है बजट सत्र से, तो उस समय बजट सत्र शुरू होगा, इसमें राष्ट्रपति अपना भाषण देता है और फिर शुरू होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं कहलाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण तो तभी होता है जब नई सरकार का गठन होता है, उसके बाद पहली बार दिया जा रहा है भाषण, वो कहलाएगा। आगे, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का काम भी है राष्ट्रपति का। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाए, तो इस समय उनका समाधान करने के लिए दोनों सदनों को एक जगह बुलाया जाता है। तो इसकी बैठक बुलाते हैं, वो बैठक बुलाने का कार्य कर रहा है राष्ट्रपति, और वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, क्योंकि 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान। बैठक राष्ट्रपति बुला रहा है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और फिर इस संयुक्त बैठक में जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख रखा हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक का प्रावधान
8 में संयुक्त बैठक में प्रक्रिया है अपनाएंगे, उसका कर रखा हमारे संविधान के अनुच्छेद 118 में इसका उल्लेख कर रखा है। संयुक्त बैठक में दोनों सदन क्या होती है? संयुक्त बैठक दोनों सदन एक जगह बैठेंगे, जिस भी प्रस्ताव को लेकर इनमें मतभेद था उनमें मत डलवाए जाएंगे। दोनों सदनों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है। जब दोनों सदनों से मत डलवाए जाते हैं और मान लीजिए मत यदि लोकसभा के 50% बराबर आ जाए, मतलब मत बराबर आ जाए, उस स्थिति में माननीय निर्णय अंतिम फैसला लेने का काम भी करता है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। अध्यक्ष ही करेगा कि वो किधर अपना निर्णय लेता है, प्रस्ताव के पक्ष में लेता है या प्रस्ताव के खिलाफ लेता है। यदि मान लीजिए प्रस्ताव के पक्ष में लेता है तो 1+ हो जाएगा, इसका मतलब वो प्रस्ताव पारित होगा, माना जाएगा। यदि प्रस्ताव के खिलाफ लेता है 1+ इधर होगा, इधर कम हो जाएंगे, तो वो प्रस्ताव क्या होगा? खारिज माना जाएगा। यानी मत बराबर आने की स्थिति में भी संयुक्त बैठक में मत बराबर आने की स्थिति में भी अंतिम फैसला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष लेता है और वही प्रभावी, वही मान्य निर्णय होता है। ये भी हमारी विधायी शक्तियों में ही राष्ट्रपति करता है, क्योंकि वो संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है इसके तहत। आगे बढ़ते कड़ी को आगे जोड़ते हम बात करें विधायी शक्तियों में, तो आगे बात करेंगे तो कोई भी विधेयक होता है। अगली बात करें तो विधेयक होता है। कुछ विधेयक तो ऐसे होते हैं जिनको सदन में रखने से पहले ही हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे धन विधेयक हो, ये धन विधेयक होता है। इस विधेयक को सदन में रखने से पहले ही हमें इस विधेयक के ऊपर अनुमति लेनी पड़ेगी, हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेकर फिर सदन में रखते हैं। तो ये कार्य भी अनुमति देना नहीं देना, ये कार्य विधायी शक्तियों की तरह राष्ट्रपति कर रहे हैं। इनके अलावा देखिए, यदि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाए, संसद के दोनों सदन हैं इनसे पारित हो जाए, दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, इसके पास जाता है। संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक प्रस्तावित हो जाने के बाद, पारित हो जाने के बाद, अनुमोदन हो जाने के बाद वो विधेयक हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाता है। इस समय यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आ रहा है, क्यों आ रहा है? स्वीकृति के लिए। तो इस समय राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति होती है? देखिए, पहली बात तो वो स्वीकृति दे सकता है, देना। यदि वो स्वीकृति देता है तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। दूसरा कार्य क्या कर सकता है? वो अपने पास भी रख सकता है, और जब अपने पास रख लेता है तो ये समझो कौन सी विटो का प्रयोग कर लिया है? पॉकेट विटो का। पॉकेट विटो का प्रयोग कर लेता है, अपने पास रख सकता है, और अपने पास रख लिया तो विधेयक वो माना जाएगा समाप्त, कि वो विधेयक क्या हो गया? समाप्त। और क्या कर सकता है? वो सदन में रिकॉल कर सकता है, वापस भेज सकता है, वापस भेज सकता है सदन में। ये 3 पावर उसके पास होते हैं। स्वीकृति देना विधेयक के ऊपर, अनुमोदित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। अपने पास रखना, इसका मतलब वो पॉकेट विटो का प्रयोग किया है और वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा। अगला, वापस भेज सकता है सदन में, उसको कुछ गड़बड़ियां दिख रही है, गलतियां दिख रही है, तो वो सुधार करने के लिए इस विधेयक को वापस संसद में भेज सकता है। लेकिन अब याद रखना, यदि वापस भेज दिया राष्ट्रपति ने, और कहाँ भेजा? संसद में। संसद में वापस भेजने के बाद यदि संसद दोबारा इसको पारित करके हमारे राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति बाध्य है इसके ऊपर साइन करने के लिए।
स्वीकृति देने के लिए, फिर वो वापस रिकॉल नहीं कर सकता, बाध्य हो जाता है स्वीकृति देने के लिए, वापस कभी भी वो रिकॉल नहीं कर सकता। यदि वापस एक बार रिकॉल कर सकता है, कर दिया, वापस पुनः का पुनः वैसा उसमें फेर बदल करके चेंज करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट इसमें अब दोबारा रिकॉल नहीं करेगा, वो सहमति देगा। ये कार्य भी हमारी विधायिका में विधायी शक्तियों में हमारे राष्ट्रपति कर रहा है। आगे देखिए, अगले पॉइंट में बात करेंगे अपन लोग। और क्या कर सकता है राष्ट्रपति, यदि कोई विधेयक राज्यों से कोई विधेयक पारित हो जाए, राज्य से कोई भी विधेयक पारित हो जाए, पारित होने के बाद वो जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल चाहे तो खुद अपने इस आधार पर सहमति दे सकता है, रिकॉल कर सकता है, अपने पास रख सकता है। और यदि राज्यपाल चाहता है कि मैं इस विधेयक को किसके पास भेजूं, किससे सलाह लूं, रिकमेंडेशन लूं, राष्ट्रपति से, तो ये राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए रखता है, इसका उल्लेख रखा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 201 में। यदि राज्यपाल के द्वारा कोई राज्य से विधेयक भेज दिया राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए, तो इस समय राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर हाथ में आते हैं, कौन कौन से पावर आ जाते हैं, ये सुनो। पहला, स्वीकृति देना, दे सकता है, स्वीकृति दे दिया तो पारित हो गया। ये नहीं करे तो अपने पास रखना, वही बात है ऊपर वाली, अपने पास रखेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा, मतलब सीधा सा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ये नहीं करता है तो वो राज्यपाल के पास या राज्यों में वापस भेज सकता है, राज्य में वापस भेज सकता है, राज्यपाल को कहेगा, राज्यपाल के पास भेजेगा, राज्यपाल उसको विधानसभा में रखेगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी याद रखना है, यदि राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया राज्य से जो विधेयक आया है उसको, लेकिन राज्य विधानसभाएं पुनः वैसा का वैसा ठीक या फेर बदल करके पारित करके दोबारा यदि वो विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास आ रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसको क्या दे, स्वीकृति दे, ये बाध्यता नहीं है। और यहाँ बाध्यता थी कि एक बार यदि संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आ रहा है, एक बार रिकॉल कर दिया, रिकॉल करने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के पास विधेयक आ गया, तो प्रेसिडेंट बाध्य है उसको स्वीकृति देने के लिए। लेकिन ये बात यहाँ लागू नहीं होगी। राज्य से यदि कोई विधेयक पारित हो गया, राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उसको अपने पास रख लिया, राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आ गया, तो वो चाहे तो स्वीकृति दे सकता है, यदि स्वीकृति नहीं दे रहा है अपने पास रख सकता है, अपने पास रखेगा तो वो समाप्त माना जाएगा। और यदि ऐसा भी नहीं करता है तो वो वापस राज्य विधानसभा के पास भेज रहा है और विधानसभा दोबारा उसको पारित करके या वैसा वैसा भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति यहाँ बाध्य नहीं है कि उसको क्या दे, स्वीकृति, कोई बाध्यता नहीं है। ये भी हमारे विधायिका में, हमारी विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। ये सब मंत्रिमंडल की सलाह से हो रहे कार्य, क्योंकि हमने 53 में देखा था कि राष्ट्रपति की संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से निहित होंगी, लेकिन वो स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग न करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए दिखने में राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन ये मंत्रिमंडल की सलाह से सारा कार्य हो रहा है। विधायी शक्ति में और क्या कर सकता है राष्ट्रपति, यूपीएससी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार है, वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग, ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, ये तीनों जो हैं ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट
प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, वार्षिक रिपोर्ट, और राष्ट्रपति इसको संसद में रखता है, संसद के सभामंडल पर रखता है। तो ये कार्य भी हमारे राष्ट्रपति ही कर रहा है। ये भी कार्य उसी में माना जाएगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में। ये मुख्यतः हम बात करें तो राष्ट्रपति की मुख्य विधायी शक्ति है। और थोड़ी और बात करें तो राष्ट्रपति, एक चीज तो हमारी रहेगी, राष्ट्रपति जो हमारी संसद है, संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्यसभा में कुल सदस्य, लोकसभा में कुल सदस्य 545 थे, लेकिन 2 निर्वाचित होते थे, इसलिए 500 सदस्य 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत होते थे। राज्यसभा में कुल सदस्य थे 245, जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 का क्या होता था, चुनाव। ये जो सदस्य हैं, 2 सदस्य लोकसभा की और 12 सदस्य राज्यसभा की, ये भी मनोनीत करने का काम हमारे राष्ट्रपति ही करता है। ये लोकसभा में 2 सदस्य कौन से होते हैं, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। ये 12 सदस्य कौन होते हैं, आप और हम नहीं होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य में निपुण हो, इनको मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होता है, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, ऐसे पुरुष, ऐसे लोग जो पुरुष तो हो, यूरोपीय, और ये भारतीय महिला के साथ शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, और उनसे उत्पन्न, यानी पुरुष यूरोपीय, महिला भारतीय, ये आपस में जो शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, और इनसे उत्पन्न जो संतान होगी वो संतान कहलाएगी आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। इनमें 2 सदस्य और 12 सदस्य लोकसभा, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य के आदि के होते हैं। उनको मनोनीत करने का काम हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं, विधायी शक्तियों के माध्यम से। ये राष्ट्रपति की मुख्य विधायी शक्ति हैं। और एक आप, यदि वीडियो अच्छा लगता है और कुछ आपको और उम्मीद है और कुछ कैसा भी लगता है, आप कमेंट में जरूर इसको बताना है, आपको जरूर अवश्य।